टू मेडिकल क्रिप एपिसोड 13। ये जो महीना अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसीलिए हमने ये स्पेशल प्रोग्राम प्रस्तुत किया है इन एसोसिएशन विद एक पल जागरूकता की ओर एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गाजियाबाद की ओर से। और मैं सभी को स्वागत करना चाहूंगी इस प्रोग्राम में डॉक्टर राशि अग्रवाल, जो सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल में वैशाली में है। हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रीतांजलि, एम्स पटना की हेड है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, डॉक्टर अंजलि जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है एंड प्रेसिडेंट ऑफ GOGS, डॉक्टर रीना एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर और ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर खुद हैं, मिस दीपाली जो एक पोएट, राइटर, कॉलमनिस्ट हैं, और मिस रश्मि जो सीनियर जर्नलिस्ट अमर उजाला गाजियाबाद की हैं। ये सब बताएंगे आपको क्यों हमें क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या चीजें, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण क्या है, कैसे हम जल्दी पता कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और मैं सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में जाना जाता है। आज मैं IMA गाजियाबाद और एक पहल जागरूकता की ओर संस्था की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए संगोष्ठी का आयोजन जो किया जा रहा है, उसमें मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। और उसमें हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह, डॉक्टर अल्पना कंसल, डॉक्टर रीना जैन, डॉक्टर शैलाज अमाल, दीपाली जैन जी, रश्मि ओझा जी और NC अब्राहम मोनी। तो मैं शुरू करती हूँ प्रीतांजलि जी से। हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग क्यों ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की इतनी बात कर रहे हैं और क्यों पूरा एक महीना, पूरा अक्टूबर का महीना ये डेडिकेटेड किया गया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का क्या इंपॉर्टेंस है, इंसिडेंस क्या है इतना ज्यादा कि जो हम इतना ज्यादा इसके लिए, मतलब हर कोई देखिए आप अवेयरनेस के लिए बात करता है, क्यों कर रहा है? धन्यवाद राशि। मैं बताना चाहूँगी कि अभी कुछ साल पहले तक तो ऐसा था कि औरतों में जो सबसे अव्वल नंबर पे कैंसर था वो सर्वाइकल कैंसर था, लेकिन कुछ ही दिनों में देखा गया है कि स्तन कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, वो अब ना कि सिर्फ मतलब पूरे दुनिया में, बल्कि भारतवर्ष में भी वो अब प्रथम स्थान पे आ गया है औरतों में होने वाले कैंसर के रूप में। ये बहुत ही भयावह रूप ले रहा है। अगर ऐसे सेंसस को देखा जाए तो 2018 में करीबन 1,62,000 लोगों की इसमें मतलब बेसिकली स्तन कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ, और उसमें से करीबन 87,000 लोगों की मृत्यु भी उस साल हो गई। तो ये अगर हम आंकड़ों में देखें तो करीबन हर 4 मिनट में एक औरत ग्रसित होती है ब्रेस्ट कैंसर से इंडिया में। साथ ही हर 13 मिनट में एक की मृत्यु भी हो जाती है स्तन कैंसर से इंडिया में। तो ये बहुत ही भयावह रूप ले रहा है और जागरूकता बहुत कम है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया भर में एक महीना डेडिकेट करते हैं ताकि लोगों को इसका लक्षण समझाए, आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें, अपने लक्षण पहचान के स्क्रीनिंग के लिए सब लोग आगे आए। धन्यवाद प्रीतांजलि जी। प्रीतांजलि जी एम्स पटना में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। आपने उनसे जाना कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो रहा है। अब मैं बात करना चाहती हूँ डॉक्टर अल्पना कंसल से। डॉक्टर अल्पना कंसल गाजियाबाद ऑब्स गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं और मैं उनसे जानना चाहती हूँ उनको क्या लगता है कि डॉक्टर प्रीतांजलि जी ने तो बताया आंकड़ों के बारे में कि कितना कॉमन है। डॉक्टर अल्पना बताएंगी, वो शेयर करेंगी हमसे कि उनको अपने क्लिनिक पे बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, जब भी लेडीज को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाती हैं? गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो उनको क्या लगता है कि अपने क्लिनिक पे उन्होंने क्या ट्रेंड देखा है ब्रेस्ट कैंसर का? डॉक्टर राशि, अगर हम कहें कि ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि लेडीज को जो भी प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट, वैसे हम गायनेकोलॉजिस्ट की फील्ड नहीं है, वो सर्जन्स ज्यादा उससे डील करते हैं,
बट स्टिल सबसे पहले ब्रेस्ट की प्रॉब्लम लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही लेडीज आती हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो हमने पाया है कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं क्लिनिक में। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि अब जागरूकता थोड़ा सा बढ़ गई है लेडीज के अंदर, वो ज्यादा जल्दी अपने डॉक्टर अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है और डॉक्टर के पास टाइम से जाती हैं। दूसरी चीज कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो इसलिए इस बीमारी को और ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद अल्पना जी। डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर पतंजलि ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन है। ये इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हम सब लोगों को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। अब मैं डॉक्टर पतंजलि से जानना चाहती हूँ कि इंडिया में इस कैंसर के बारे में क्या खराब बात है, क्या चीज है जो ये हमें यूएस से बात करिए या यूके से बात करिए, किस चीज में हम लोग इन दोनों ही कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से पीछे हैं ब्रेस्ट कैंसर में? तो अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज हमारे जो है जैसे कि यूएस या यूके, वहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है और वहाँ पे 40 साल की उम्र के बाद से स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है, जिसके लिए अगर कोई फीमेल जाती है तो उनका कैंसर जो है या गांठ जो है वो बहुत ही अव्वल अवस्था में पता चल जाता है, लाइक फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। बट हमारे यहाँ ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत हद तक लागू नहीं है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होता है, लाइक जो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं अपना साइन सिम्टम लेके, उनको हम बताते हैं कि नहीं आप करके देखो, अगर आपको थोड़ा भी शक है तो, या हम पैल्पेट करके देखते हैं तो उनको बताते हैं। तो बट बाय एंड लार्ज स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इंडिया में नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ जो महिलाएं आती हैं वो उनका डायग्नोसिस 3rd 4th स्टेज में अधिकतर होता है। इसकी वजह से उनकी मोर्टालिटीज बहुत हाई रहती है। अभी कोई कैंसर को अगर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट करें तो उसकी क्योर की चांसेस ज़्यादा रहती है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली है। 90% तक सर्वाइवल 5 इयर्स में देखा गया है। बल्कि हिंदुस्तान में ये है कि देखा जाता है कि जो औरतें हमारे पास आती हैं वो 3रे 4थे चरण में आती हैं, उनके खर्च भी ट्रीटमेंट में ज़्यादा लगते हैं, उनकी जो मोर्टालिटी रेट्स है वो भी, चूँकि वो बढ़े हुए स्टेज में आते हैं, वो बनिस्बत वेस्टर्न कंट्रीज़ के ज़्यादा होते हैं। लाइक 5 इयर्स में उनकी जीने की संभावना 60% ही होती है। तो ये अंतर है दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है डॉक्टर पतंजलि, आपने सही बताया। स्टेज हम लोग जो है वो हमारी मतलब पेशेंट जो डायग्नोज होते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 3 और 4 में डायग्नोज करते हैं, जबकि हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 में या फिर स्टेज 0 में इजिली डायग्नोज कर सकते हैं इसके बाद भी। अब मैं डॉक्टर रीना जैन गुप्ता है हमारे साथ। डॉक्टर रीना जैन कैंसर चैंपियन है और मैडम सीनियर एनेस्थेटिक हैं, ऑन्को एनेस्थेटिक। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो कैंसर था वो किस स्टेज में डायग्नोज हुआ था? बेसिकली मेरा तो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो गया था, बिकॉज मेरे को बीइंग खुद डॉक्टर होने की वजह से, और प्लस मैं क्योंकि एनेस्थीसिया में हूँ तो सारी फील्ड्स देखती थी, और ऑन्को एनेस्थीसिया में थी तो कैंसर के मरीज रोज ही देखने को मिलते थे, तो इसलिए मैंने तो अपना बहुत जल्दी पता कर लिया था। लेकिन अगर मैं कहूँ तो हिंदुस्तान में लेडीज पहली बात तो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। दूसरा ये होता है कि फर्स्ट मी वाली बात ही नहीं है, लास्ट मी वाली बात है हमारे यहाँ। लेडीज अपनी बीमारी को खींचती रहती हैं। लेकिन डॉक्टर रीना, आपने फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज कर लिया है ना। अब मैं डॉक्टर अल्पना से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर अल्पना, हम लोग स्टेज की बहुत बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से इस पर जोर दें कि स्टेज वाइज मतलब पहले तो मैं डॉक्टर रीना से ही पूछना चाहूंगी, डॉक्टर रीना स्टेज का क्या मतलब है, कितनी स्टेज होती हैं? ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्टेजेस की बात करें तो ऑन्को सर्जन्स और ऑन्कोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एनेस्थीसिया वाले के पास मरीज लेट आता है, अब सर्जरी कराने आता है, तो आप ज्यादा अच्छे से उसको बता पाओगे। मैं तो यही बताऊंगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना डिटेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं डॉक्टर पतंजलि से पूछूंगी। डॉक्टर पतंजलि, आप बताइए कि स्टेज जो होती है उसमें मतलब ग्रॉसली क्या स्टेज होती है? बिल्कुल राशि, मैं चाहूंगी कि सब लोग इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझें। जो स्टेजेस होती है वो करीबन 4 स्टेज होती है कैंसर की, बट एक प्री इन्वेजिव स्टेज भी होता है जिसको स्टेज 0 कहते हैं, जैसे तुमने अभी बताया। और स्टेज
उसके बाद जो स्टेजेस है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के रूप में जानी जाती है। स्टेज 1 उस कैंसर को कहते हैं जो कि सीमित रहता है, यानी कि स्तन में ही रहता है। स्टेज 2 में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हो सकता है गांठ छोटा सा आ गया हो कांख में, बट सीमित रहता है एक ही तरफ, मतलब ब्रेस्ट में गांठ है और साथ में कांख में भी गांठ है। लेकिन स्टेज 3 में वो बेसिकली थोड़ा और बड़ा हो जाता है और वो अगेन कांख में एज वेल एज हो सकता है कि सुप्रा क्लाविकुलर एरिया में वो सीमित रहे, जिसको हम लोग स्टेज 3 कहते हैं। और स्टेज 4 है जब लोको रीजनल एरिया छोड़ के, मतलब वो आसपास का टिश्यू को छोड़ के वो जब मेटास्टेसाइज कर जाता है, लंग्स में चला जाता है, लिवर में चला जाता है, बोन में चला जाता है, या तो फिर ब्रेन में चला जाता है, तो हम लोग उसको स्टेज 4 के रूप में जानते हैं। थैंक यू पतंजलि जी। डॉक्टर अल्पना, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर पतंजलि ने बताया स्टेज के बारे में, स्टेज से सर्वाइवल में क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्ट रेट्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट यस, जितनी अर्ली स्टेजेस में आप क्यों ट्रीट करते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट उतना ज्यादा पेशेंट को मिलता है। मतलब स्टेज 1 में अगर हम ट्रीट करेंगे तो उसकी सर्वाइवल रेट बेटर होगी, स्टेज 4 में सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये स्टेज 1 में जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो सर्वाइवल रेट 90-95% रहती है। अब जैसा डॉक्टर पतंजलि ने बात बताया था कि स्टेज 4 होती है तो वो 5% होती है, ऐसी जब वो स्टेज 3 होती है तो वो 20-40% होता है। तो और इसका मतलब क्या होता है कि 5%, मतलब ये कि अगर हम 100 लोगों का इलाज करते हैं तो उसमें से 95 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जब स्टेज 1 में ट्रीट करते हैं, और वही अगर हम स्टेज 4 में ट्रीट करें तो 100 में से सिर्फ 5 लोग ठीक हो पाते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर शैला जमाल है। डॉक्टर शैला बरेली में एडिशनल प्रोफेसर है और वो बहुत सारे अपने जागरूकता के प्रोग्राम चलाती रहती हैं। मेरा उनसे पूछना है कि आपको क्या लगता है हमें लोगों को अवेयर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है? थैंक यू राशि जी। सबसे पहले तो डॉक्टर राशि, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू और सारे ही खूबसूरत पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आपका सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये टॉपिक। आपने पूछा कि अवेयरनेस किस तरह से बढ़ाई जाए और क्यों होनी चाहिए। डॉक्टर रीना आधी बात का जवाब दे चुकी हैं, मी लास्ट। सबसे पहले हम दूसरे के बारे में सोचते हैं और आखिर में अपने बारे में। और सबसे बड़ी बात कैंसर जैसी बीमारी के साथ ये है कि हर किसी को लगता है कि ये बीमारी मुझे नहीं हो सकती। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सामने आने वाले का खतरे को इस तरह से आंकते हैं कि ये खतरा बस अब हमारे लिए खत्म हो चुका है। सिर्फ आंख बंद कर लेने से वो खतरा नहीं टलता है, हमें उसका सामना करना है, हमें उसके बारे में जागरूकता अपने लिए भी रखनी है और दूसरों को भी फैलानी है। तो उसके लिए हम समय समय पर जैसे मास मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरह के कैंपेन से जुड़े सारे डॉक्टर्स, उन सबकी कोशिश अभी यही है कि मरीज इससे पहले कि हमारे पास बीमार होकर आए, हमें उन तक पहुंचना है कि बीमारी के लक्षण है, आप पहले जाने। और जैसे डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर पतंजलि पहले ही बता चुकी हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट ज्यादा होते हैं अगर वक्त से पहले उस बीमारी का पता चल जाए। तो अवेयरनेस के लिए डॉक्टर राशि मैं यही कहूंगी, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को जाने, क्योंकि अचानक एक दिन आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हैं, आपको वाकई में मालूम नहीं होता कि आप 5 महीने पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे, और मतलब 5 दिन में आपके साथ क्या हो गया। तो इसलिए अपनी बॉडी को पहचानना, अपनी बॉडी से दोस्ती करना सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस के लिए। दूसरा, राइट इंफॉर्मेशन। आपको जानकारी भी सही होनी चाहिए, सही सोर्सेस से पता चलनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे साथ इतने नॉलेजेबल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोसर्जन्स हैं, वो जो बातें बता रहे हैं वो वाकई में हम सबको एसिमुलेट करना चाहिए। तीसरा है कि आप जब वो जानकारी आपको अपने बारे में है, आपने नॉलेज गेन की है, आप अपने तक ना रखें, दूसरों तक पहुंचाएं किसी भी फॉर्म में। मतलब लड़कियों को कितना मजा आता है आपस में चाय के ऊपर एक दूसरे के साथ बात करने में। तो जब हम प्रण लें कि जब भी हम अपने दोस्तों से बातें करेंगे, हम एक बीमारी के बारे में उनको जरूर अवेयर करेंगे। और अक्टूबर मंथ हमने इसी के लिए डेडिकेट किया है, तो हम अक्टूबर में एटलीस्ट हर बार गपशप के साथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाएंगे। ये हमारा प्लान है। थैंक यू डॉक्टर शैला। अब जैसे डॉक्टर रीना है, डॉक्टर रीना ने हमें बताया कि वो स्टेज 1 में डायग्नोज हुई थी,
तो जैसा डॉक्टर शैला ने कहा, वो हमारे पास एग्जाम्पल है। ये जो हमारा पैनल है ना, ये एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर रीना खुद एग्जाम्पल है कि अगर स्टेज 1 में डायग्नोज हुए तो हम ठीक हो सकते हैं, ठीक हैं, और अपना सारा काम बखूबी कर रहे हैं। अब इसमें मैं दीपाली जैन जी हैं हमारे साथ में। वो सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया और इसके अलावा दूरदर्शन जितने भी हैं सबसे जुड़ी हुई हैं। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग तो सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आपने अभी तक बात सुनी। आप जैसे कि डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है जो हमने इतनी बातें करी वो सब आपको पता थी, और आपको लगता है कि हम जो हम खबर मतलब जो हम बातें पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, लोग कितना अवेयर हैं? नमस्कार राशि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस पैनल में जोड़ा और इतने सीनियर डॉक्टर्स के साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ एक पहल जागरूकता की और एनजीओ का और आईएमए गाजियाबाद का कि वो एक इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर, जो आपने पूछा कि क्या मुझे ये सारी बातें पता थी बीइंग अ सिविलियन की, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि अक्टूबर मंथ जो है ये कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। ये बात मुझे आज आपके इस प्रोग्राम के तहत पता चली, जबकि आप इतनी फेमस है, इतनी जगह जाती रहती हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जो लेडी है जो कि कहना चाहिए कि बिल्कुल घरेलू महिला नहीं हूं मैं एक सोशल पर्सन हूँ, तब भी मुझे ये जानकारी नहीं थी। तो जो बिल्कुल घरेलू औरत है उसे तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। और हम वाकई में अपने लिए, जैसे कि डॉक्टर शैला ने कहा कि हम लेडीज अपने लिए अवेयर है ही नहीं, हम खुद को सोचते ही नहीं है, किसी भी जगह नहीं रखते। तो मुझे लगता है कि जो आप लोग कर रहे हैं, डॉक्टर्स इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो मेरी अपनी सोच है कि जो हमारा टेलीविजन जो एक माध्यम है या रेडियो एक माध्यम है, उसके जरिए हम इसे बहुत ज्यादा फैला सकते हैं। जैसे कि अमूमन क्या होता है, औरतें जो होती हैं वो सास बहू टाइप सीरियल्स देख रही हैं दिन में बैठकर या शाम को, जो एक जनरल होता ही है हर परिवार में। तो अगर आप दिन में 2 विज्ञापन भी दिखाते हैं सरकारी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो एक ये बहुत जनरल सी बात होती है, जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रह जाता है। तो जब आप बार बार रोज रोज देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा, सिम्टम्स बताए जाएंगे कि अरे कहीं मुझ में तो ये सिम्टम्स नहीं है, अरे बार बार कह रहे हैं एक बार मैं भी तो चेक करके देखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन माध्यमों के द्वारा हम ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और मेरे जैसे आम लोगों को भी इसके बारे में बहुत जानकारी और ज्यादा मिलेगी। और जिस तरीके के काम आप कर रहे हैं, आपका पैनल कर रहा है, ये जो सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये और ज्यादा संख्या में होने चाहिए। दीपाली जी, फिर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप अपना कविता पाठ करवाती हैं तो लोगों से कहिए 5 मिनट की ये सब चीजें भी एक बार वो सुने। नहीं बिल्कुल, समझे कि हमें नहीं होगा। बिल्कुल इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और मुझे लगता है ये केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मुझे पता है डॉक्टर अल्पना ने जो बताया कि गायनक के पास लेडीज जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, लेकिन ये टॉपिक एक सर्जन का हो जाता है। ब्रेस्ट जो है वो, और सर्जन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जेंट्स होते हैं, हम जेंट्स सर्जन के पास ही जाते हैं, कोई भी दिक्कत हो गई, हमें चोट लगी, कुछ भी हुआ, तो हमें ये चीज है वो केवल महिलाओं तक नहीं रखनी है, हमें पुरुषों से भी बात करनी है इस बारे में। उनकी माँ है, उनकी बेटियां हैं, बीवियां हैं, एटलीस्ट वो कह तो सकते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने अपनी जांच करी, क्या तुम्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है, मेडिकल जांच की जरूरत तो नहीं है। तो इस तरीके से पुरुषों की भी इसमें बराबरी की सहभागिता होनी चाहिए, ये केवल महिलाओं का विषय ना बनकर रह जाए। बिल्कुल दीपाली जी, आपने ठीक कहा। डॉक्टर अल्पना, मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो मोटे मोटे सिम्टम्स अगर। जी, ब्रेस्ट कैंसर जो प्रेजेंट करता है, लेडी कभी कभी एक गांठ कोई महसूस करती है अपनी छाती में, निपल्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो पीछे की तरफ खिंच जाते हैं, ब्रेस्ट ऊंची नीची दिखाई देने लगती है, या संतरे के छिलके के जैसे उसमें छेद दिखाई देते हैं जिसे हम प्यूज ऑरेंज बोलते हैं, या कोई डिस्चार्ज जैसे ब्लड डिस्चार्ज निपल से होने लगता है। तो ये सब, या गांठें बगल में या गर्दन में महसूस होने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर अल्पना। अब डॉक्टर रीना से मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर रीना ये बताइए कि जब ब्रेस्ट कैंसर, मुझे ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं कैंसर होता है तो पता नहीं चलता, जबकि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जो हमें लगता है कि पता चल जाता है।
तो लोगों को आप इतना देखती हैं, आप खुद भी पेशेंट रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे पेशेंट से जुड़ी भी होंगी। तो उनको क्या डर है, क्या उनको डर लगता है जिसकी वजह से वो डायग्नोज नहीं करते? क्योंकि मैं आपको एक स्टडी शेयर करना चाहती हूँ। उस स्टडी के हिसाब से जब इंडिया में लेडीज आती हैं तो यूजुअली उनके पास जो उनको गांठ होती है वो 1 महीने से होती है। तो डॉक्टर पतंजलि भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि 1 महीने से गांठ का होना तो कैंसर के लिए कोई छोटी बात नहीं है कि गांठ 1 महीने से है, वो कोई भी लेडी रखे हुए है। मेरा एक बात ये भी कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में भी नहीं, पुरुषों में भी हो सकता है। ऑल्दो कम होता है लेकिन पुरुषों में भी हो सकता है। तो कोई भी गांठ वो 1 महीने तक या 2 महीने तक रखे हुए हैं, ऐसा क्या डर है कि वो जाना ही नहीं चाहते डॉक्टर के पास? राशि, मेरा विचार ये है कि एक तो पहली बात वही वाली बात की फर्स्ट मी और लास्ट मी वाली बात कि यहाँ पे हमें वही होता है कि घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, इंक्लूडिंग जो पढ़ी लिखी और जॉब वाली लेडीज हैं उनके, वो भी यही करती हैं, अरे ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर आपको तकलीफ नहीं देता। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर में आपकी गांठ है जो आपने महसूस करी। कितनी लेडीज ऐसी हैं जो शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर देख पाती हैं? उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपने आप को देखें, चेक करें कि उनके निपल्स, जैसे डॉक्टर अल्पना ने बताया, कि उनकी शेप तो नहीं चेंज हो रही या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, इन्वर्टेड तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखने का टाइम नहीं होता। वो बस 5 मिनट पानी डाला अपने शरीर पे और लग गई घर के काम में। तो दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई गांठ महसूस भी हो जाती है तो आंख बंद कर ली जाती है कि अरे मुझे तो कैंसर होगा नहीं, देखा जाएगा, बच्चे का एग्जाम है, नंद के बेटे की शादी है, आज तो घर परिवार में फंक्शन है, अभी तो सास का ये हो रहा है। ये सब सोच के लेडीज अपनी बीमारी को टाल देती है और तकलीफ उनको कुछ होती नहीं है, तो वो दिन भर में भूल भी जाती है। इन सब वजह से चीजें डिले हो जाती है। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि वो अपनी पत्नी, अपने घर में अपनी मदर और अपने आसपास जितनी लेडीज हैं उनको भी इससे वो रखें, नॉलेज रखें कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी बताना है ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रीना आपने। और हमें ये लगता है कि लोगों को ये भी डर है कि मतलब एक तो ये होता है कि मुझे तो कैंसर हो भी नहीं सकता, और अगर उनको लगता है कि ये है तो वो इतना डर लगता है कि मतलब होता है ना कि जान कर भी हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम पहली बात तो कैंसर का मतलब डेथ से जोड़ा जाता है। बिल्कुल, कैंसर मतलब डेथ जी, ठीक है। और आज की तारीख में मैं क्योंकि इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ तो मैं कहूंगी कैंसर का मतलब होता है कैन सर्वाइव। यस, यू कैन सर्वाइव इफ यू डिटेक्ट इट अर्ली। तो दूसरा, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चीज है, सुंदरता बहुत बड़ी चीज है। बचपन से फेयर एंड लवली का भी ऐड हम देखते चले आ रहे हैं, ये लड़की काली है, ये गोरी है, ये लंबी है, ये छोटी है, ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हाथ और पैर में एम्पुटेशन होता है, ऐसे ही ब्रेस्ट की एम्पुटेशन से लेडीज बहुत डरती है। क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के संग जुड़ी हुई हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब आपको एक बार ऑपरेशन हो जाता है, अगर आप नहीं कराते हो अपना रिकंस्ट्रक्शन, तो बहुत मेंटल ट्रॉमा रहता है लेडीज को इस बात से कि मेरा ब्रेस्ट नहीं है और आई एम नॉट ब्यूटीफुल नाउ। अब मैं दीपाली जी से पूछना चाहूंगी, दीपाली जी आपको क्या लगता है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर से और उनको क्या डर लगता है और उनके क्या क्या मिथ्स हैं कि क्या मतलब उनको लगता है? हाँ राशि जी, ये बहुत आपने एक सही सवाल पूछा, क्योंकि मैं हमारी फैमिली में एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवल को देख चुकी हूँ। मेरी मदर इन लॉ लगती हैं रिश्तेदारी में, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और जो मुझे लगता है ना कि ब्रेस्ट एक लेडी की शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट एक हिस्सा हो जाता है, जिसको कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता है। और ये खूबसूरती तो बाहरी हमारी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमसे मातृत्व से जोड़कर देखते हैं ब्रेस्ट को। तो सबसे पहली जो चीज आती है ना ब्रेस्ट कैंसर होते के साथ ही दिमाग में कि अब मेरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। दीपाली जी एक मिनट में आपको टोकूंगी, ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर पतंजलि आप बताइए, क्या ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं राशि, मैं ये
बताना चाहूंगी सब लोगों को कि जितना कारगर मैस्टेक्टमी होता है, जिसको हम लोग स्तन निकालना कहते हैं, जी उतना ही कारगर ब्रेस्ट कंजर्विंग थेरेपी होती है, जिसमें कि स्तन का पूरा स्तन नहीं हटाया जाता, सिर्फ जो लंप है, गांठ है, गांठ के चारों बगल एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है, कांक का ऑपरेशन किया जाता है और बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। और साथ में रेडिएशन का रोल भी बहुत अहम होता है ब्रेस्ट कंजर्विंग थेरेपी में, जी जिसके अंतर्गत स्तन पूरा नहीं हटाने की जरूरत पड़ती है। और इनफैक्ट देखा ये गया है, जितने भी स्टडीज हुए हैं, कि जितना ओवरऑल सर्वाइवल रेट आपका MRM में या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी में है, इक्वली गुड सर्वाइवल रेट्स आपके स्तन बचाने वाले सर्जरी में है, यानी कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी में है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि अगर कैंसर हो गया, स्तन में कैंसर है, तो उसको बिल्कुल भी काट के पूरा स्तन काट के हटाना पड़ेगा। बिल्कुल दीपाली जी, और ये दीपाली जी डिपेंड करता है इस बात पे स्टेज क्या है, इसीलिए हम लोग बार बार स्टेज की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने लेकिन जो एक आम सोच है वो यही है कि स्तन निकाल दिया जाएगा तो अब मेरी खूबसूरती चली जाएगी, या मेरा पति मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, या अगर किसी का बच्चा छोटा है तो वो तो बहुत ही ज्यादा हीन भावना में आ जाती है महिला कि अब क्या होगा। तो ये मिथक है हमारे, ये दूर होने बहुत जरूरी है। इस बारे में जानकारी होने की, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको अगर दिक्कत है तो आप दिखाइए, आप इससे पहले भी इस सब चीज से निपट सकते हैं, आप बच सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, जो मेरे रिलेटिव थी जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, वो रेडिएशन थेरेपी हुई और वो बिल्कुल ठीक भी हो गई। मतलब ये बहुत एक अच्छी चीज है, और ये मैं बहुत लोगों को बताती हूँ इसके बारे में कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी हुई है, जिसे अधिकतर यही होता है कि मृत्यु से जोड़कर देख लिया जाता है कि कैंसर हुआ तो भाई अब तो बस गया आदमी, तो वो नहीं है, आप बच सकते हैं। और अगर आप खुद पर जल्दी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर बच जाएंगे आप। थैंक यू दीपाली जी। अब मैं रश्मि जी से पूछना चाहूंगी। रश्मि जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमर उजाला में। रश्मि जी, आप भी इतने सारे लोगों के संपर्क में आती होंगी, तो मेरा आपसे, और जितना मुझे पता है आपकी मदर को भी गैस्ट्रिक कैंसर था, और उस समय आप ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आई, तो एज ए अटेंडेंट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार रशी जी, और सभी को नमस्कार। एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर के तौर पे नहीं, और एक मतलब ऐसे किसी मतलब घर पे मेरे था किसी को, इस वजह से नहीं। नॉर्मली मैं जो लोगों की धारणाएं होती है या मैं खुद सोचती हूँ, जैसे ये तो हम देखते हैं, रेगुलर पढ़ते भी हैं, मैं खुद मेडिकल फील्ड देखती थी, लेकिन इग्नोर कर देते हैं वही चीज़ जो शैला जी ने कहा था कि हम सोचते हैं कि हमें नहीं होगा ये। और दूसरी चीज़ ये कि डर लगता है। मैं पर्सनली अपना वो बताऊं कि मेरी मम्मी को कैंसर था, तो मुझे हमेशा ये डर होता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। और कैंसर में, और बाकी लोग तो ये देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि शायद ब्रेस्ट निकल जाए, इस वजह से नहीं। सबसे ज़्यादा डर होता है मुझे लगता है आम लोगों को कि खर्चा बहुत आएगा, किस जगह जाएं, एक तो कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर्स कौन से होंगे। कई बार होता है कि छोटी मोटी जगहों पे लोग जाते हैं तो केस खराब ही कर दिया जाता है। तो नॉर्मली लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कौन से अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर मिलेंगे जिनसे हम इलाज करवाएंगे, क्या सही जानकारी हमें मिलेगी कि मुझे कैंसर है या फिर ऐसे ही बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और डर इस बात का होता है कि शायद कैंसर अगर मुझे हो जाए तो मेरे इलाज के लिए पैसे इतने कहाँ से आएंगे। हाँ रश्मि जी, इस बात में तो खैर मैं ही आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर इस जल्दी अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ तो आप ये समझिए खर्चा भी बहुत कम होता है। सिर्फ सर्जरी या थोड़ी सी रेडियोथेरेपी, या हो सकता है सिर्फ हार्मोन थेरेपी, मतलब ऐसा खर्च होता है कि मतलब काफी कम खर्च में काम हो जाता है। और रही बात है कि हमारे इंडिया में सरकारी तौर पे अभी कैंसर को लेके कोई ऐसा कुछ मतलब इलाज के लिए उसके लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है। जबकि आपने जो बात कही है कि गवर्नमेंट सेंटर्स में नहीं है, तो डॉक्टर पतंजलि तो एम्स पटना में ही है, बहुत सारे एम्स भी खुल गए हैं। और खैर ये हमारा टॉपिक नहीं डिस्कशन का, फिर भी डॉक्टर पतंजलि एक लाइन आप बोलकर बता दीजिए मैडम को थोड़ा। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार इसके प्रति काफ़ी जागरूक है और काफ़ी कुछ कर रहा है। इनफैक्ट जैसे राशि ने बताया कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, साथ में अपग्रेडेशन भी चल रही है। जो पहले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ऑलरेडी, उनमें कैंसर का होना, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सुविधा होना बहुत ही ज़रूरीमंद हो गई है आजकल। और ये सब सेंटर्स को अपग्रेड कर रही है गवर्नमेंट, लाइक दरभंगा मेडिकल कॉलेज, और जहाँ बिल्कुल भी नहीं था वो सब उपाय, तो अब वहाँ पे रेडिएशन सेंटर्स आ रहे हैं।
सर्जरी और कीमोथेरेपी तो फिर भी सब जगह हो सकती है, बट रेडिएशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लेता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, खास करके स्तन कैंसर के ट्रीटमेंट में। और उसकी सुविधा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े पहले थे वो 300 कुछ थे, अब उस बढ़ के 600 कुछ हो गए हैं रेडिएशन मशीन को लेके। तो वी डू एक्सपेक्ट। और प्लस दूसरा बात है कि जो हमारे जो सुविधाएं हैं वो आमतौर पे बहुत ही अच्छे सस्ते रूप में दी जाती है पेशेंट्स को। आयुष्मान भारत का भी सुविधा दी जाती है, सरकारी राहत भी दी जाती है सीएम फंड और पीएम फंड के रूप में। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास तो सीधे पेशेंट्स जो आते हैं एम्स पटना में काफी करीब ही रहते हैं और वो आते हैं और ट्रीटमेंट अपना करा के देते हैं। तो उम्मीद बना के रखना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने पतंजलि जी। अब हम आखिरी चरण की तरफ पहुंच रहे हैं अपने। तो मैं डॉक्टर शैला से रिक्वेस्ट करूंगी कि आखिरी चरण में जैसे डॉक्टर अल्पना ने हमें सिम्टम्स बताए हैं, सिम्टम्स उनका ध्यान रखना है, और जो अब हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे रोकें, क्योंकि बात ये है कि कहीं पर भी कुछ कमी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। बात ये है हमारे डर की, है ना, लोगों को जागरूकता नहीं है। जैसे डॉक्टर दीपाली जी ने बताया, मुझे भी नहीं पता था, उनको नहीं पता होगा कि ये अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। जबकि आप देखिए इस पे इस समय इतना ज्यादा, अगर मेरी नजर से देखिए तो इतना ज्यादा अवेयरनेस इस समय हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता है। तो मैं डॉक्टर शैला से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मुझे ये बताइए कि हमें जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, मैमोग्राफी है, तो मैं डॉक्टर पहले अल्पना से रिक्वेस्ट करूंगी, आप मुझे ये बताओ, रोकने के लिए पहली चीज होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताएं, और डॉक्टर शैला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी फिर आप मैमोग्राफी के बारे में बताएं। मेरा एक सवाल है, मतलब क्वेरी है, क्या दर्द होता है अगर गांठ हो तो उसमें दर्द होता है या नहीं होता है? ये रश्मि जी, जो गांठें होती हैं ये वाली ब्रेस्ट कैंसर की, वो 90% दर्द रहित होती हैं, दर्द नहीं होता। और कभी कभी अगर दर्द होता है तो वो कभी एक्जिला में, मतलब बगल में जो गांठ हो जाती है, कांख में जो गांठ हो जाती है, उसकी वजह से नसें खिंचने लगती तो हो जाता है। और कभी कभी लकली है, मतलब अच्छा है कि किसी को दर्द हुआ इसलिए उसने दिखाया और उसको डायग्नोज हो गया। यूजुअली इनको हम लोग बोलते हैं पेनलेस लम्प्स। डॉक्टर अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में कृपया बताएं। डॉक्टर राशि, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम कहें तो लाइक हमारी क्लिनिक में जब भी हमारे पेशेंट्स किसी भी प्रॉब्लम, तो हम उनकी ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपको अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, जैसे हर लेडी को एवरी मंथ पीरियड्स के बाद में अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है, मतलब सेम टाइम ऑफ मंथ पे करनी है। तो वो उसको जैसी फील आएगी वो हर मंथ वैसी ही फील आनी चाहिए। दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है, शीशे के सामने खड़े होके फ्लैट ऑफ हैंड से एग्जामिन करेंगे, लेट कर भी एग्जामिन करेंगे, बगलों को एग्जामिन करेंगे, गर्दन को एग्जामिन करेंगे। सो सारे पार्ट टोटल, मतलब ऑल अराउंड आपको एग्जामिन करना है, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने फोल्ड ऑफ ब्रेस्ट में नीचे एग्जामिन नहीं किया तो गांठ वहां भी हो सकती है। तो एक आपको एक सिस्टम बनाना है, महीने पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बाद हर महीने आपको एग्जामिन करनी है अपनी ब्रेस्ट। और ये जो जांच होती है ये 20 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, 20 साल से हर महीने। डॉक्टर शैला, आप फिर दूसरी चीज होती है मैमोग्राफी प्रिवेंशन के लिए। तो आप मैमोग्राफी के बारे में बताइए, कब से करना चाहिए, और लोगों को ये डर लगता है कि मैमोग्राफी कराएंगे तो फिर उससे भी कैंसर हो सकता है, तो जरा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली डॉक्टर राशि, पहले मैं एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात पे स्ट्रेस देना चाहती हूँ। जैसा हमने भी डर, पैसा, हर चीज डिस्कस किया है, अपनी केयर ना करना भी डिस्कस किया है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लोग को हम तक आने तक रोकती है, वो है शर्म और हया। तो अपने बीमारी को, अपने किसी भी ऑर्गन की बीमारी को प्लीज कैरेक्टर और शर्म से ना एसोसिएट करें। अभी भी अब हमसे तो 4-5 बार कहना पड़ता है कि हम आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, तो उनको इतनी शर्म महसूस होती है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको एग्जामिन करेगा। तो मेरा पहला मैसेज, सॉरी मैंने मतलब मैमोग्राफी से डिविएट करके घर में आई, तो प्लीज आप इस बीमारी को अपने कैरेक्टर से और अपनी शर्म से बिल्कुल एसोसिएट ना करें। आप मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि निडर होकर जाएं कि हाँ ये हमारा हक। दूसरा, जैसे मैमोग्राफी है, हर किसी को एटलीस्ट ये वर्ड पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए
मैमोग्राफी है और डायग्नोसिस करने के लिए भी मैमोग्राफी होती है। तो मैमोग्राफी अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अर्लियर स्टेजेस पे भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अर्लियर एजेस से भी शुरुआत कर लेते हैं। बाकी डिफरेंट जगह डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। कई हॉस्पिटल में हम 40 साल से स्टार्ट कर देते हैं, कई हॉस्पिटल्स 45 साल से उसको इनिशिएट करने की सलाह देते हैं। दूसरा, जैसा आपने अभी सवाल जोड़ा इसमें कि क्या कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि ये टेस्ट कराने से हमें रिस्क ज्यादा है या फायदे ज्यादा हैं। तो हम सब इस पर एग्री करेंगे, ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट, ज्यादातर डॉक्टर इस पर एग्री करेंगे कि अगर हम मैमोग्राफी कराते हैं तो जो हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं वो बेनिफिट ज्यादा है बनिस्बत। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने कहा कि कोई वर्ड पता होना चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो, आप किसी भी समस्या के लिए अस्पताल जाएं। जैसे डॉक्टर अल्पना ने कहा कि वो हर लेडी जो उनके पास किसी भी प्रॉब्लम के लिए आती है उसकी ब्रेस्ट एग्जामिन करती हैं, इसी तरह ये आपका राइट है कि आप डॉक्टर के पास जब भी जाएं आपको इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में जरूर पूछताछ करनी चाहिए। तो डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि कब आपको कौन सा टेस्ट कराना है। थैंक यू डॉक्टर शैला। हमें लगता है कि हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स जितने हो सकते हैं काफी कवर करने की कोशिश करी। दीपाली जी और रश्मि जी, अगर आपके कोई प्रश्न हो, क्योंकि बीइंग मेडिकल पर्सन हमें लगता है कि हमने सब कवर कर लिया है, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं, कुछ व्हाट्सएप वाले क्वेश्चंस। जी राशि जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे मेरी मदर को कैंसर था, ब्लड कैंसर और बोन कैंसर दोनों थे मेरी मदर को। तो जैसे कि अभी रश्मि जी ने भी कहा था कि उनकी मदर को था तो उन्हें डर रहता था कि मुझे तो नहीं है, है ना। तो क्या चांसेस होते हैं हेरिडिटी के कैंसर में, और क्या अगर जैसे ब्लड कैंसर था मदर को या फादर को, तो उनकी संतान को वही कैंसर होगा या किसी और तरह का कैंसर भी हो सकता है, या इसमें हेरिडिटी कोई मायने ही नहीं रखती? डॉक्टर पतंजलि, आप ये क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे क्या? मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम स्तन कैंसर के बारे में बात करें तो ये कहना उचित होगा कि स्तन कैंसर करीबन 5 से 10% हेरिडिटरी होता है। यानी कि अगर आपके परिवार में ये कैंसर किसी को हो रखा है, जैसे कि अपने माँ को या आपकी मौसी को या आपकी बहन को, तो आपको वो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 5 से 10% आपके जीन्स में आता है। बेसिकली 2 जीन्स इम्प्लिकेटेड होते हैं हेरिडिटरी कैंसर्स के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर्स में होते हैं, वो आमतौर पे देखे जाते हैं। वो BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स होते हैं। और इसमें ये देखा जाता है कि स्तन कैंसर के साथ महिलाओं में ओवेरियन कैंसर्स या एंडोमेट्रियल कैंसर्स पाए जाते हैं। और अगर पुरुष की बात करें तो ऐसा नहीं है कि BRCA1 या 2 सिर्फ औरतों में पाई जाती हैं, वो मर्दों में भी हो सकते हैं। और अगर मर्दों में है तो उनमें फिर प्रोस्टेट कैंसर्स का लक्षण या पैनक्रियाटिक कैंसर्स ये ज़्यादा देखा जाता है। तो आपके अगर घर परिवार में कोई भी हिस्ट्री रही है, फैमिली ट्री हम लोग इसको कहते हैं या पेडिग्री चार्टिंग कहते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग को वो करना पड़ता है। उसके हिसाब से हम लोग एसोसिएट करते हैं कि पेशेंट को या जो आए हैं हमारे पास उनको कितना रिस्क है हेरिडिटरी कैंसर होने का, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट एक जेनेटिक काउंसलिंग भी करने का उपाय देते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग करके आपका टेस्ट भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, जेनेटिक टेस्टिंग, और फिर आपको रिस्क बताते हैं। और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये ना हो कि जीन्स आपके डिटेक्ट हो जाए और आपको कुछ पता ना हो कि आगे क्या करनी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर पतंजलि आपने। और दीपाली जी, जैसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर ये जैसे हेरिडिटरी नहीं होता। और मतलब मेन बात जो मुझे लगती है, जैसे डॉक्टर रश्मि जी को गैस्ट्रिक कैंसर उनकी मदर को था, तो वो तो काफी चीजें हमें देखने के लिए कि फैमिली हिस्ट्री से रिलेशन उसका है या नहीं, बहुत देखना पड़ता है। तो हम लोग इसमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मतलब जो है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज की जाए, है ना। तो उम्मीद है रश्मि जी और आप, मतलब हम सभी लोग एक्सरसाइज करते होंगे, टाइम निकालते होंगे। वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको बदलें ना रश्मि जी, डरने से काम नहीं चलेगा। और डाइट का अपना ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारी डॉक्टर रीना है, इससे आप समझिए, आप उनको देख के समझ सकते हैं। डॉक्टर अल्पना है, डॉक्टर शैला है, डॉक्टर पतंजलि, मतलब क्या डाइट लें, क्या चीजें हम लोग लें जिससे कि मतलब वो रिस्क फैक्टर हम दूर करें, है ना। डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, और अल्कोहल आजकल मतलब लेडीज लेती हैं, तो लेडीज या जेंट्स उनको मना करें कि ये भी एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है। तो जो हम कर सकते हैं उसको करें, डर के जीने से तो कोई मतलब है नहीं, है ना रश्मि जी।
तो और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी, आप लोग मतलब जुड़े हैं सारे मीडिया से, तो आप लोग अवेयरनेस को फैलाएं किसी से भी। उसमें डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर रीना, डॉक्टर पतंजलि, डॉक्टर शैला भी हो सकती है, या हमारी एनसी भी हो सकती है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं अपनी एनसी जी से करना चाहूंगी। एनसी जी, मैं आपको जी जी मैम, हाँ बताइए मैम, बताइए। स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस इज या बिल्कुल, यू हैव टू ऐड स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस से भी होता है ये। हाँ, स्ट्रेस से भी होता है, मैंने सही कहा, क्योंकि सभी चीजें जो है वो कुछ जो हार्मोन्स और जो सिक्रिया, हम लोग बेसिकली ना शॉर्ट टर्म यूज कर देते हैं, मतलब किसी चीज को कैसे समझाया जाए तो वैसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं। स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रीना ने बिल्कुल ठीक बोला, स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीजी हमारे यहाँ नर्स एजुकेटर है, तो ये इतने सारे पेशेंट्स के ये भी कांटेक्ट में आती हैं, तो मेरा इनसे सवाल है, एनसी आप बताइए कि जो आपने पेशेंट हमारे यहाँ देखे हैं, वो कैंसर पेशेंट ही मतलब डील करती है, तो क्या लगता है कि हमें क्या और करना चाहिए ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको और जागरूकता बढ़े? क्योंकि मैंने तो कई बार ये देखा है कि कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के बाद भी उसकी फैमिली वाले लोगों को भी वो हम जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। करेक्ट मैम। हाँ, थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन के लिए, धन्यवाद। जब मैं पेशेंट से बात करते हैं, हम लोग बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं, कैंसर पेशेंट मैस्टेक्टमी के बाद, उनसे हमें ये पता चलता है, एक तो ये सबने जैसे बोला, सारे डॉक्टर्स ने जैसे बोला कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी के टाइम में देखते हैं, कोविड के टाइम में देखते हैं, अगर किसी को फीवर आता है, उनको पता है मुझे तो कोविड टेस्ट कराना है, सो दैट इज, क्या कहते हैं, इतना ज्यादा जागरूकता है। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी इतना ही इफेक्टिव जागरूकता होना चाहिए कि उनको पता है कि घाट है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मेन यही देखते हैं कि जागरूकता नहीं है। दूसरा, जैसे सबने पॉइंट आउट किया, डर कि मुझे कैंसर है तो मे भी हो सकता है डेथ हो या मरने का डर होता है कैंसर। दूसरा, जैसे एक मैम ने पॉइंट आउट किया था, मतलब एम्बैरसमेंट कि अरे मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, वैसा वाला एक एम्बैरसमेंट। और दूसरा, जैसे रश्मि जी ने भी पॉइंट आउट किया था, फाइनेंशियल, कि अगर मेरे को कैंसर है तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा। एक ये सब जागरूकता अच्छे से हो तो हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। जिससे आपने जैसे कहा कि फाइनेंशियल इतना नहीं होगा अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए। तो यही है मेरा पॉइंट कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर नाम से नहीं डरना, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं अभी, और एम्बैरसमेंट फील नहीं करना, और जैसे डॉक्टर रीना ने कहा, मी लास्ट में नहीं रखना। यही होता है सारे घर पे कि नहीं, लंप ही तो है या कोई घाट ही तो है, ठीक हो जाएगा, देखते हैं, वेट करते हैं। तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए, यही सब पेशेंट्स भी बोलते हैं जब हम बात करते हैं। थैंक यू एनसी। हमारे इस पैनल को मैं खत्म करूंगी अभी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, इस पैनल में डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर रीना जैन जो खुद एक कैंसर चैंपियन है, हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है ना, और बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशेंट्स के रिलेटिव हैं, उनका भी यही एक्सपीरियंस है कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बशर्ते हमारी जो स्टेज हो वो अर्ली हो। ठीक है, तो हमें यही कुछ अर्ली स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पैनल मैंने ऐसे 2 सर्वाइवर देखे हैं जिनका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हुआ था, तो वो अब ठीक है। तो मेरा यही मतलब इस पैनल का यही कंक्लूजन है कि हम अपनी जो बॉडी है उसको समझें, अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम एक दूसरे की हेल्प करें, सबको सही बात बताएं, समझाएं, जैसे भी हो सके। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को थैंक यू करना चाहती हूँ, अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसका फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।